हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम अकाउंटिंग के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्लास में। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सैंपल पेपर का ओवरव्यू, ताकि हम पता लगा सकें कि इस बार सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस, कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस और किस किस क्वेश्चन में अपने लिए चॉइस देने वाली है। तो ओवरऑल पेपर रहने वाला 80 नंबर का और पेपर में टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 34 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में मेरा कंपनी और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट बी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जो ओवरऑल 34 क्वेश्चंस हैं उसमें से स्टार्टिंग के 1 से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चंस, मतलब पार्ट ए का ये जो 1 से 16 नंबर के क्वेश्चन है ये पार्ट ए के अंदर ये रहने वाले हैं बच्चों एक नंबर के। और 27 से 30 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन पार्ट बी के ये रहने वाले एक नंबर के। इसका मतलब मेरे पार्ट ए में और पार्ट बी में एक नंबर के यहां क्वेश्चन आने वाले हैं 16 और इधर क्वेश्चन आने वाले हैं 4। ओवरऑल मेरे 20 क्वेश्चन रहेंगे एक नंबर के। इसके बाद पार्ट ए में 17 से 20 मतलब 4 क्वेश्चंस और पार्ट बी में 31 और 32 मतलब 2 क्वेश्चंस। बच्चों ये रहने वाले हैं 3-3 नंबर की, तो मतलब 4 और 2 6 क्वेश्चंस मेरे 3-3 नंबर के रहेंगे। फिर पार्ट ए में 21 और 22 मतलब 2 क्वेश्चंस और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 1, ये रहने वाले हैं 4-4 नंबर के, मतलब 3 क्वेश्चंस आएंगे 4-4 नंबर के। और आखिरी में पार्ट ए में 23 से 26 मतलब 4 क्वेश्चंस और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 34 मतलब ओवरऑल 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 6 मार्क्स के। तो यहां देखोगे तो 20 नंबर हो गए एक नंबर वाले क्वेश्चंस के और फिर टोटल अपने 18 नंबर हो गए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस के और टोटल अपने 12 नंबर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस के और टोटल 30 नंबर बच्चों ये मेरे 6-6 नंबर के क्वेश्चंस के। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन जो पेपर रहेगा वो इस तरह से डिवाइड रहेगा, 18 और 12 30 और 20 50 और 30 80। इसके बाद हमें ऑप्शनल या फिर चॉइस किस किस क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो बच्चों चॉइस यहां पर सीबीएसई कहता है 7 क्वेश्चंस जो एक नंबर के रहेंगे उनमें चॉइस है, 2 क्वेश्चंस जो 3-3 नंबर के हैं उनमें चॉइस है, 1 क्वेश्चन जो 4 नंबर का है उसमें चॉइस है और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन में चॉइस है। मतलब मेरे पास ओवरऑल चॉइस 7 + 2 9 और 1 10 और 2 12, मेरे पास चॉइसेस वाले क्वेश्चन रहेंगे 12। तो इस तरह से मेरा जो फाइनल एग्जाम आने वाला है अकाउंटिंग का उसमें पैटर्न मेरा ये रहेगा। अब बात करें बच्चों सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं इस बार सैंपल पेपर में। पहला क्वेश्चन पार्ट ए का जो रिलेट करता है पार्टनरशिप से। नव्या एंड राधे वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 2 पार्टनर है बच्चों, रेशियो उन दोनों का है 3:1। श्रेया वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर श्रेया को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। श्रेया वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में नहीं लाई, तो एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो मुझे गिवन है कि नए पार्टनर की करंट अकाउंट से 24,000 रुपए डेबिट किए और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 8,000 और 16,000 रुपए के फॉर्म में। क्वेश्चन की डिमांड है बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। अब मुझे न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालें, जो नए पार्टनर ने 24,000 रुपए की गुडविल दी है वो पार्टनर में 8:16 मतलब 1:2 के फॉर्म में डिवाइड किए। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं श्रेया का जो शेयर है, श्रेया का जो शेयर है 1/5, ये इसने अपने 1/5 का 1/3 पार्टनर नव्या से लिया है और अपने शेयर का 2/3 पार्टनर राधे से लिया है। वापस रिपीट करता हूं, श्रेया ने अपने 1/5 का 1/3 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3 दोनों पार्टनर से इस तरह से लिया है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग 1/15 एंड 2/15। और मैंने न्यू रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख रखा है
मुझे सबसे पहले निकालना है नव्या का न्यू रेशियो, इसका ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस नव्या का सेक्रीफाइस 1/15। यहां से मेरा एलसीएम 60 45, तो ये आ गया 41/60। नव्या का नया शेयर आया है 41/60। दूसरा पार्टनर राधे का, मुझे राधे का शेयर निकालना है, इसका ओल्ड रेशियो 1/4, इसका सेक्रीफाइस 2/15, वापस वही एलसीएम 60 15 माइनस 8, तो इसका शेयर आ गया 7/60। पहले पार्टनर का 41, दूसरे का 7, अब तीसरा पार्टनर राधे, तीसरा पार्टनर श्रेया, इसका रेशियो 1/5 है, मुझे बेस इक्वल करना पड़ेगा 60। तो बेस इक्वल करने के लिए 1/5 का बेस मुझे इक्वल करना है, तो दोनों साइड 12 का मल्टीप्लाई, तो 12/60। न्यू रेशियो आ गया 41:7:12, 41:7:12। मतलब पहले वाले का मेरा आंसर है ऑप्शन ए। बात करें बच्चों दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरे क्वेश्चन में मुझे एक असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है, मुझे बताना है असर्शन और रीजन सही है या नहीं, और असर्शन जो मेरा है वो रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो मेरा असर्शन जो है वो है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों जो भी पार्टनर को एप्रोप्रिएशन रहेगा वो हम P&L अकाउंट की जगह शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑल दी एप्रोप्रिएशन मेड टुवर्ड्स दी पार्टनर्स, पार्टनर को चाहे सैलरी बांट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, वो हमेशा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये लिख रहे हैं ये जाने वाला है P&L अकाउंट में, तो मेरा असर्शन तो हो गया गलत। रीजन देखें, कह रहा है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों रीजन भी गलत है, मैंने अभी बता दिया कमीशन जो भी पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे वो है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। तो मेरा असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तीसरे में कह रहा है अ शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर जो 10 रुपए का है, कंपनी ने 4 रुपए प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 4 रुपए जोड़ के कंपनी 14 में जारी करने की बात कर रही है। आउट ऑफ विच मतलब 14 में से कंपनी ने 7 रुपए की कैपिटल कॉल्ड अप कर ली है। कंपनी ने 14 में से 7, यही कह रहा है 7 में 1 रुपए प्रीमियम है, इस 4 में से कंपनी ने 1 रुपए प्रीमियम मांगा है और 10 में से फिर कितना मांगा होगा कैपिटल 6। क्वेश्चन की डिमांड क्या है अनकॉल्ड कैपिटल, तो कैपिटल टोटल थी 10 रुपए की, 6 रुपए मांग चुके हैं, तो कितना अनकॉल्ड अमाउंट है 4 रुपए। तो मेरा ऑप्शन आ गया बी ₹4 पर शेयर। इसी में एक क्वेश्चन और है, वाइल इशूइंग ब्लैंक टाइप ऑफ डिबेंचर्स कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाई इशूइंग सच डिबेंचर। जब भी कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है, कंपनी यदि डिबेंचर का रीपेमेंट कब करेगी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, तो बच्चों इस तरह के डिबेंचर कहलाते हैं इररिडीमेबल या फिर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इसका ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है। और बात करें अगले वाले की। अगले में कह रहा है समीक्षा, आर्शिया और दिव्या बच्चों 3 पार्टनर हैं, इन तीनों का रेशियो है 5:3:2। With effect from 1st April 2022, they agreed to share profit and losses in the ratio of 2:5:3। 3 पार्टनर है, समीक्षा, आर्शिया और दिव्या। इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और जो न्यू रेशियो है वो हो गया 2:5:3। आगे कह रहा है देयर बैलेंस शीट। बच्चों बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेबिट बैलेंस आने का मतलब लॉस, मतलब बैलेंस शीट में एक तो लॉस है 50,000 रुपए का और बैलेंस है 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मतलब फर्म एस्टिमेशन कर रही है आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 रुपए से गिर जाएगी। आगे में गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹30,000। आज जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 30,000 है।
जबकि हमारी बुक्स में वैल्यू कितनी है 50। फर्म एस्टिमेशन कर रही थी वैल्यू गिरेगी 40, लेकिन वैल्यू गिरी कितनी है केवल 20। इसका मतलब जो पहले हमने प्रॉफिट कम कर दिया हुआ 40,000 से, आज तो वास्तव में लॉस केवल 20,000 का हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा 20,000 रुपए से। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन दी बैलेंस शीट। पार्टनर डिसाइड किया कि ये जो 50,000 रुपए का लॉस है, फर्म ने जो आईएफआर बनाया है 40,000 का, ये एज इट इज बैलेंस शीट में आने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमें तो आज केवल एक नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। नेट एडजस्टमेंट का मतलब मुझे आज ये रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करने, मुझे नेट एंट्री पास करनी है। तो नेट एंट्री देखो किस तरह से करते हैं। अगर मैं आज इस 50,000 रुपए के लॉस को राइट ऑफ करता तो पार्टनर की कैपिटल कम होती, और ये मुझे इन्वेस्टमेंट पर जो 20,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है ये मैं पार्टनर्स में डिवाइड कर देता, तो अल्टीमेट 50,000 रुपए पार्टनर को उनकी कैपिटल से चार्ज करता, 20,000 रुपए उनमें प्रॉफिट बांटता, तो मेरा नेट इफेक्ट कितना आता 30,000 रुपए का, कि मुझे आज 30,000 रुपए से 30,000 रुपए नेट से पार्टनर की कैपिटल कम करनी थी। मुझे कितनी कितनी कम करनी थी वो भी निकाल लेता हूं। मुझे पार्टनर्स की, अब बच्चों इस एडजस्टमेंट को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं पार्टनर्स का गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दूं। पार्टनर्स का जो मुझे न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर लूं, वैल्यू आती है पॉजिटिव सैक्रिफाइस, वैल्यू आती है नेगेटिव तो गेनिंग। या फिर मुझे आज 30,000 रुपए का नेट लॉस है, 30,000 रुपए का नेट लॉस मुझे बांटना चाहिए था, मैं इनकी कैपिटल से राइट ऑफ करता 15, 6,000, 9,000 और 6,000 में, जबकि आज मुझे करना ही नहीं है, मुझे आज नेट एंट्री पास करनी है। तो कहीं ना कहीं ये लॉस मैं फ्यूचर में राइट ऑफ करूंगा इनकी कैपिटल में से 2, 3, 5 में, तो 15,000 इधर 9,000 और पहले पार्टनर को 6,000। आज पहले पार्टनर को लॉस बियर करना था 15,000, फ्यूचर में कितना लॉस बियर करेगी वो 6,000, तो कहीं ना कहीं आज 9,000 रुपए का लॉस उसे बियर करना पड़ेगा, तो 9,000 रुपए आज कैपिटल कम। दूसरा, इस पार्टनर को आज लॉस बियर करना था 9,000 का, फ्यूचर में कितना लॉस बियर करेगी 15, तो कहीं ना कहीं आज इसकी कैपिटल 6,000 से बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा, आज पार्टनर को लॉस बियर करना था 6,000, फ्यूचर में बियर करेगी 9,000, तो कहीं ना कहीं आज 3,000 रुपए से इसकी कैपिटल मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। मेरी एंट्री, पहला पार्टनर समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 9,000 से, तो बच्चों केवल एक यही ऑप्शन है जहां समीक्षा 9,000 से डेबिट है, तो इतना पूरी एंट्री वापस नहीं करनी, मुझे आइडेंटिफाई कर लिया 9,000 मुझे पहले पार्टनर को डेबिट करना है, किसी ऑप्शन में डेबिट ही नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं चाहूं तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद भी एंट्री पास कर सकता हूं। इसी में एक दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास, सोहन एंड मोहन 2 पार्टनर हैं, इनका पीएसआर है 2:3, कैपिटल है 5 लाख और 6 लाख। 1 जनवरी 2022 को सोहन और मोहन ने फर्म को लोन दिया 20,000 और 10,000 का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 if the loss before interest for the year amounted to rupees 2,500। यदि इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले फर्म का लॉस 2,500 है, क्वेश्चन साइलेंट है कि जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर फर्म कितनी इंटरेस्ट अलाउ करेगी। क्वेश्चन साइलेंट है तो कितना मानेंगे 6% पर एनम, और लोन दिया कब है 1 जनवरी को, खाते बंद कब होते हैं, खाते बंद होते हैं 31 मार्च को, तो 3 महीने की इंटरेस्ट मुझे निकालनी पड़ेगी। अब 6% यदि 12 महीने की है तो 3 महीने की 1.5%, तो इस 20,000 का 1.5% 300, 10,000 का 1.5% 150, तो मतलब फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी 450। 450 की इंटरेस्ट 2,500 का पहले से लॉस, मेरा टोटल लॉस 2,950। किस रेशियो में बांटेंगे, मेरा एग्जिस्टिंग रेशियो कहता है 2:3, तो मल्टीप्लाई बाई 2/5 पहले पार्टनर का 25 और 5 9 45 590, तो ये आ जाएगा 1,180। मुझे जो पहला पार्टनर है सोहन, उसे डेबिट करना है 1,180 रुपए से। सोहन डेबिट 1,180 रुपए से, सोहन डेबिट 1,180 रुपए से, ये आंसर बच्चों मेरा। सोहन 1,180 और रिमेनिंग जो बचेगा
1770 रुपए, वो मैं मोहन को डेबिट करूंगा। तो पहले पार्टनर सोहन को लॉस बियर करना है 1180 का और मोहन को बियर करना है 1770 रुपए का। अगर मेरा एक आंसर निकल गया तो वापस दूसरे को कैलकुलेट नहीं करें, एमसीक्यू में मुझे आंसर देना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश किया करें हमेशा। अगले की बात करें बच्चों, इस क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विहान और मान बच्चों दो पार्टनर हैं जिनका पीएसआर है 3:2, दोनों पार्टनर्स का पीएसआर है 3:2। द फर्म मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, मतलब फर्म पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए मेथड फॉलो करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और बैलेंस दे रखा है दोनों के कैपिटल अकाउंट का, विहान का 4 लाख और मान का 4,65,000। ड्रॉइंग्स इस साल की हमें गिवन है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹65,000 ईच। दोनों पार्टनर ने 65,000 रुपए निकाले हैं। एज पर दी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन था 10%, और फर्म वो 10% की इंटरेस्ट अलाउ कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल जो मेरी गिवन है 4 लाख और 4,65,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट तो हो गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। निकालना क्या है, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2,25,000। हमें निकालनी है पार्टनर विहान की ओपनिंग कैपिटल। बच्चों यदि मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल से मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो मैंने जब ओपनिंग से क्लोजिंग पर पहुंचने के लिए जो जो एडजस्टमेंट किए वो सारे मुझे अब करने पड़ेंगे एलिमिनेट। तो मैंने जो ड्रॉइंग्स माइनस कर दी वो अब करनी पड़ेगी, प्लस जो मैंने प्रॉफिट उन्हें एलोकेट कर दिया वो करना पड़ेगा माइनस। और याद रखें इस क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ कर चुकी है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करना पड़ेगा माइनस, तब मैं निकाल पाऊंगा मेरी ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर विहान की जो क्लोजिंग कैपिटल है गिवन है 4 लाख, माइनस ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स 65,000, लेस करेंगे इसका प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट 2,25,000, 2,25,000 का मल्टीप्लाई भी विहान का शेयर 3/5 जो आएगा 1,35,000। तो मेरा जो अभी कैपिटल आई है उसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एडजस्टमेंट एलिमिनेट करना है। मैंने ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट इन दोनों का एलिमिनेशन तो कर दिया, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, तो इन दोनों का एलिमिनेशन करने के बाद 65 प्लस 1,35 माइनस, तो 3,30,000। अभी ये मेरी आई है ओपनिंग कैपिटल आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे साल के पहले दिन चाहिए मेरी कैपिटल। तो मुझे इसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एलिमिनेट करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन है 10%, और वो निकालूंगा किसका, ओपनिंग कैपिटल का। लेट ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 100, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपए। तो मेरी कहीं ना कहीं अभी ये कैपिटल 110 के बराबर है। निकालनी क्या है, यदि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता तो मल्टीप्लाई भी 10, मुझे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल तो मल्टीप्लाई भी 100, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख और मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 30,000। क्वेश्चन की डिमांड ओपनिंग कैपिटल क्या है, वो आएगी बच्चों 3 लाख। अगर ये क्वेश्चन कहता कि हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो उस केस में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मैंने इफेक्ट यहां से एलिमिनेट किया है वो मैं नहीं करता, तो डायरेक्ट मेरा आंसर रहता 3,30,000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, तो इस वाले ऑप्शन का आंसर रहेगा मेरे बच्चों 3 लाख रुपए। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगले में कह रहा है सावित्री लिमिटेड कंपनी के पास ऑलरेडी 50,000 डिबेंचर 8% वाले जो 100 रुपए के हैं कंपनी जारी कर चुकी है। अब कंपनी इन्हें रिडीम करेगी 10% प्रीमियम पे, मतलब कंपनी 50 लाख के लौटाएगी, एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए। आगे कह रहा है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये अकाउंट ओपन कब करते हैं। ये बच्चों अकाउंट ओपन तब होता है जब जिस दिन फर्म डिबेंचर जारी कर रही है और फर्म को यह बताया कि हम फ्यूचर में डिबेंचर रिडीम करेंगे लॉस पर या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पर, तो मुझे आज वो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कह रहा है
एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख। हमें लॉस राइट ऑफ करना है। लॉस राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले मैं यूज करता हूं प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं होगा तो मैं यूज कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां कह रहा है हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L केवल यूज किया है 2 लाख रुपए। मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 5 लाख का। 2 लाख मैंने यूज कर लिया स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो मतलब 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैंने कहां से एडजस्ट किए होंगे? प्रीमियम से। 3 लाख मैंने एडजस्ट किए होंगे प्रीमियम से। अब मुझे ये 3 लाख रुपए प्रीमियम से एडजस्ट कर किए मैंने। 3 लाख रुपए प्रीमियम मतलब मैंने जो ओरिजिनली डिवेंचर जारी किए वो प्रीमियम पे किए। अब मैंने 50,000 डिवेंचर 3 लाख रुपए प्रीमियम में जारी किए, तो मतलब एक डिवेंचर का प्रीमियम कितना आ गया? 6 रुपए। एक डिवेंचर का प्रीमियम आ गया 6 रुपए। तो मैंने 100 रुपए के डिवेंचर को जारी किया 106 पे, मेरा प्रीमियम का परसेंट कितना आ गया? 6। तो इसका आंसर है मेरा 6%। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले में कह रहा है दुर्गा लिमिटेड ने 10% डिवेंचर जारी किए, वो भी 80,000 डिवेंचर 100 वाले, और एक सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट पे। मुझे डिस्काउंट का अमाउंट नहीं परसेंटेज गिवन। ये कह रहा है दुर्गा लिमिटेड ने 80,000 डिवेंचर जारी तो किए, जारी किए डिस्काउंट पे। डिस्काउंट की रेट अभी मुझे गिवन नहीं है, निकालनी है क्वेश्चन में। कंपनी रिडीम करेगी प्रीमियम पे। कंपनी उसे रिडीम करेगी प्रीमियम पे, मतलब कंपनी 80 लाख रुपए के 16 लाख रुपए एक्स्ट्रा उठाएगी। Existing balance of security premium before issuing of these debenture was ₹25 lakh। डिवेंचर जारी करने से पहले 25 लाख रुपए का बैलेंस था। अब 25 लाख रुपए में से वो लॉस राइट ऑफ कर देंगे, तो मेरा बैलेंस कितना रहना चाहिए? 9 लाख। एंड आफ्टर राइटिंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम वाज ₹5 लाख। मैंने 25 लाख में से 16 लाख का लॉस राइट ऑफ कर दिया, बचे 9 लाख। मैंने जो ओरिजिनली डिवेंचर जारी की थे डिस्काउंट पे वो भी राइट ऑफ कर दिया है, उसके बाद बचा 5 लाख। तो मैंने कितना प्रीमियम यूज कर लिया डिस्काउंट देते वक्त? 4 लाख रुपए का। मतलब मैंने डिस्काउंट 4 लाख रुपए का दिया है जो मैंने राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब 4 लाख रुपए का डिस्काउंट 80,000 डिवेंचर पर है। 4 लाख रुपए का डिस्काउंट वो है 80,000 डिवेंचर पे। तो बच्चों एक डिवेंचर पे डिस्काउंट हो गया 5 रुपए का, और ओरिजिनली मेरा एक डिवेंचर 100 रुपए का है। 100 रुपए और 5 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट का परसेंट 5। तो ये मेरा आ गया ऑप्शन बी 5%। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले में कह रहा है अटायर लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। अटायर लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस जारी किया कि हम जारी करेंगे 12,000 शेयर, वो भी 10 वाले। 3 रुपए एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, बचे कितने? 2 रुपए, वो कंपनी मांग रही है कॉल पे। आगे कह रहा है पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड। पब्लिक ने अप्लाई किया, कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्वेश्चन की डिमांड है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां कंपनी शेयर जारी नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए सेबी की गाइडलाइंस कहती है कि यदि कंपनी 90% से कम पैसा रिसीव करती है, वापस रिपीट कर देता हूं, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी यदि 90% से कम पैसा रिसीव करती है तो उस केस में कंपनी शेयर जारी नहीं कर पाएगी। कंपनी ने 12,000 × 3 एप्लीकेशन में मांगे कितने? 36,000। कंपनी को 36,000 का 90% पैसा चाहिए। मतलब ऐसे लोग या टोटल कंपनी एप्लीकेशन मनी 32,400 या फिर उससे ज्यादा रिसीव कर लेती है। या फिर दूसरी भाषा में बात करूं, कंपनी टोटल 12,000 शेयर में से 10,800 शेयर, 12,000 का 90% 10,800, यदि 10,800 शेयर बेचने में कैपेबल हो गई तब कंपनी शेयर जारी कर सकती है। मुझे ऑप्शन रुपी के फॉर्म में, मुझे रुपी के हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपनी यदि 32,400 या फिर उससे ज्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेती है तो कंपनी शेयर जारी करेगी। तो कंपनी इस केस में जारी कर सकती है, 36,000 इसमें भी जारी कर सकती है, 45,000 इस वाले केस में भी जारी कर सकती है। अगर कंपनी रिसीव करती है 32,400 से कम, मतलब जो ऑप्शन है मेरा 30,000, तो कंपनी शेयर जारी नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें।
अमेय, बीना और चंदेर बच्चों 3 पार्टनर हैं, तीनों के कैपिटल बैलेंसेस गिवन है 50, 70 और 80। 31 मार्च 2022 को अमेय ने डिसाइड किया फर्म से रिटायर होने की। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अमेय ऑन हिज रिटायरमेंट। मुझे ये निकालना है कि अमेय को रिटायरमेंट के वक्त कितना पेमेंट होगा। इनका रेशियो बच्चों, मुझे स्टार्टिंग में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है, इक्वल मान लेंगे। अमेय की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 50,000, फर्म के पास जनरल रिजर्व 7500 है, तो 7500 में से अमेय का शेयर 1/3, तो 7500 का 1/3 2,500। फर्म की गुडविल आई है 30,000, इसमें अमेय का शेयर 1/3 10,000। जोड़ते चले, अमेय की 50,000 रुपए की कैपिटल में, कैपिटल 50,000। मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो मुझे कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देनी, प्लस 2,500 रुपए रिजर्व के, प्लस 10,000 रुपए गुडविल के, और रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है तो 8,000 रुपए गेन के। तो अमेय को कुल इतना पैसा मिलेगा 70,500। अमेय को बच्चों कुल मिलेंगे 70,500, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले में कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर है बच्चों, ए की कैपिटल 3 लाख रुपए, बी की कैपिटल 1 लाख, और सी ने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस। सी ने एग्रीमेंट कर लिया मैं बिजनेस संभालूंगा पूरा। सी वॉन्ट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी थ्रू द डीड साइलेंट। अब बच्चों डीड खुद साइलेंट है, सी कह रहा है मुझे सैलरी दो, तो किस बात की दें। यदि क्वेश्चन में डीड साइलेंट है तो हमेशा जो प्रॉफिट रहेगा वो, यदि डीड में रेशियो लिखा है तो रेशियो हिसाब से बांट देंगे। अगर डीड रेशियो के कंटेक्स्ट में भी साइलेंट है तो उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का। हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हर एक पार्टनर को एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का कितना बंटवारा, प्रॉफिट का कितना पार्ट मिलेगा। मुझे कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है तो तीनों पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, तीनों को मिलेगा 50,000, ऑप्शन डी। तो मेरा इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगले की बात करें। अगले में कह रहा है अब मुझे अगले केस स्टडी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। यहां कहता है पुनीत और राजू बच्चों 2 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 5 लाख और 10 लाख। फर्म पुनीत को रेम्यूनरेशन कमीशन देती है 10%, वो भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, एंड राजू टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। फर्म पुनीत को देती है कमीशन, वो भी कितना परसेंट, 10%। किस प्रॉफिट का, सीधा नेट प्रॉफिट का। पुनीत का जो कमीशन रहेगा वो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का रहेगा 10%, जबकि राजू का कमीशन रहेगा वो दोनों के कमीशन को माइनस करने के बाद रहेगा 10%। समझ गए। हमें यहां पर आधा अधूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है, 2 आंसर निकालने हैं। कौन कौन से, राजू का कमीशन कितना होगा, पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट। जल्दीबाजी में नहीं पढ़े, आराम से चले। जो पुनीत है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और राजू का निकालना है कमीशन। यहां पुनीत का जो कमीशन था वो सीधा प्रॉफिट का 10% था। यदि पुनीत का कमीशन 44,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 4,40,000, प्रॉफिट होगा 4,40,000। ये कैसे निकाला, कमीशन 44,000 है, कमीशन 44,000, प्रॉफिट मैंने मान लिया x, प्रॉफिट का 10% है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4,40,000। तो मेरा पुनीत का कमीशन आ गया 44,000। पुनीत का कमीशन आ गया 44,000 और मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 4,40,000। फिर मुझे राजू का जो कमीशन है वो निकालना है। राजू का कमीशन कैसे निकालेंगे, पुनीत और राजू दोनों के कमीशन को माइनस करने के बाद, पुनीत का कमीशन तो 440 में से माइनस करेंगे 44, तो प्रॉफिट आ गया रिमेनिंग 3,96,000। अब आफ्टर वाली कंडीशन है तो इसमें कहीं ना कहीं राजू का जो कमीशन है वो शामिल है। तो राजू का कमीशन यहां से 11 3 13 33 एंड 11 6 66। राजू का कमीशन आ गया बच्चों 36,000। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, वो बचा 36 माइनस करेंगे 396 से 3,60,000, तो दोनों को मैं 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट बांट दूंगा। मेरी क्वेश्चन की डिमांड थी राजू का कमीशन जो मेरा आ गया 36,000 और पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आया 180। तो 90 क्वेश्चन का आंसर है मेरा 36
और पुनीत का आ गया 81, मतलब ऑप्शन ए। ये बात तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की जो एक ही केस स्टडी पे बेस्ड थी। अब बात करें आगे कह रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे उसका हमें एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हमें देखें ऑप्शन गिवन है, 4 सीक्वेंस गिवन है। पहला गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, जो फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है। दूसरी है गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। तीसरा कह रहा है प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और नंबर 4 कह रहा है जो गारंटी दी है पार्टनर ने पार्टनर को। तो बच्चों सबसे पहले जितनी भी गारंटीज हैं, जो गारंटी पार्टनर की पार्टनर के साथ है, उससे फर्म के प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो वो मैं डायरेक्ट एडजस्ट करूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये वाला जो पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है ये जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है? प्रॉफिट जो हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं P&L अकाउंट से, और फिर इसके बाद जो भी गारंटी रहेगी, जो गारंटी पार्टनर फर्म को दे रहा है वो फुलफिल होगी, और जो फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं वो फुलफिल होगी। तो मेरा सबसे पहले प्रॉफिट में करूंगा ट्रांसफर, इसके बाद पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है वो फुलफिल की जाएगी, पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है वो फुलफिल की जाएगी। फिर इसके बाद फर्म ने जो पार्टनर को गारंटी दी है वो फुलफिल करेंगे, और आखिरी में गारंटी पार्टनर जो पार्टनर को दे रहा है वो फुलफिल करेंगे। तो मेरा ऑप्शन है 3rd, 2nd, 1st और 4th, ऑप्शन सी। और चलें आगे 12 में कहता है इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। यदि एक कंपनी ने 10,000 शेयर जो 10 रुपए के हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया क्योंकि फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, वो भी कितना 3 रुपए। यदि 10 में से 3 रुपए नहीं आए तो कितने आ चुके हैं 7, एंड ओनली 7,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। कंपनी ने वापस रीइश्यू कितने किए? केवल 7,000। कंपनी ने फॉरफिट किए 10,000 शेयर्स, और 10,000 शेयर में से हर एक शेयर पर 7 रुपए। इस 10,000 में से कंपनी ने रीइश्यू किए 7,000, और वो भी कंपनी ने 11 रुपए में। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। कंपनी यदि फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू करती है तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है उस पर्टिकुलर शेयर पर कितना रुपया फॉरफिट किया था। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कंपनी ने पूरे शेयर रीइश्यू कर दिए या आधे किए। मैंने जितने शेयर फॉरफिट किए यदि वही शेयर रीइश्यू कर रहा हूं तो उसका जो फॉरफिचर अमाउंट है उतना डिस्काउंट दे दूंगा और बाकी कर दूंगा कैंसिल, कैपिटल में ट्रांसफर। और जितने शेयर मैंने अभी तक रीइश्यू नहीं किए 3,000, इनका भी मैक्सिमम डिस्काउंट इतने इक्विवेलेंट शेयर का फॉरफिचर अमाउंट रहेगा। सीधी भाषा में कंपनी ने पहले 10,000 शेयर फॉरफिट किए, इसमें से 7,000 रीइश्यू कर दिए, 3,000 रीइश्यू नहीं किए, एक शेयर पर कंपनी ने 7 रुपए फॉरफिट किए, तो कंपनी 3,000 शेयर पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाएगी 21,000 रुपए का। हमें कोई भी मतलब नहीं है इन 7,000 शेयर से। क्वेश्चन पूछा कितना डिस्काउंट देंगे, एक शेयर पर 7 रुपए, मतलब 3,000 पे 21,000। अगली बात करें, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो यूटिलाइजेशन है वो हम किस पर्पस के लिए कर सकते हैं? ऑप्शन ए इश्यू बोनस टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम का कभी भी इस्तेमाल इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देने के लिए नहीं कर सकते। ये तो वही बात हुई, मैंने शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा लिया और वापस उसी में बांट दिया। इसका इस्तेमाल कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और राइट ऑफ करने के लिए भी नहीं कर सकते। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अपन ने क्वेश्चन नंबर 2-3 पहले जो अपन ने बात की थी, कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है डिस्काउंट पे और उसी से बता दिए प्रीमियम का रिडम्पशन कितना रहेगा, रिडम्पशन में प्रीमियम कितना रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम पर रिडम्पशन है उस प्रीमियम को मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकता हूं। तो इसलिए मेरा ऑप्शन है बी कि कंपनी इस केस में जब भी डिबेंचर रिडीम कर रही है प्रीमियम पे तो यहां पर वो प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमने डिबेंचर जारी करते वक्त, शेयर जारी करते वक्त रिसीव किया था। तो ऑप्शन आंसर है बी। अगली बात करें,
अगला कह रहा है गंगा एंड जमुना दो पार्टनर बच्चों, रेशियो है 2:1, दे एडमिटेड सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। एक नया पार्टनर एडमिट किया सरस्वती को। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा की कैपिटल बच्चों 1,02,000 है और जमुना की कैपिटल है 73,000। सरस्वती जो नई पार्टनर आई है, सरस्वती ब्रिंग्स 25,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एंड शी एग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सरस्वती ने जितनी नई फर्म की कैपिटल है उसमें से अपना रेस्पेक्टिव शेयर है वो कंट्रीब्यूट करने की बात कही है। ये पूछ रहा है सरस्वती को कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी, तो सरस्वती के आने से पहले फर्म की कैपिटल देख ली जाए। सरस्वती के आने से पहले इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल थी 1,75,000। नया पार्टनर जब भी फर्म में एंटर होता है तो जो भी गुडविल का पैसा लेके आएगा उससे एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल रेज होगी। तो इसका मतलब नए पार्टनर जब भी फर्म में आ रहा है उसके आने से पहले फर्म की जो टोटल कैपिटल वो 2 लाख है। अब 2 लाख नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो ये 2 लाख की कैपिटल कहीं ना कहीं रिमेनिंग शेयर 4/5 के इक्वलेंट है। तो मुझे यहां से पूरी फर्म की मैं निकाल दूंगा कैपिटल। मैंने नए पार्टनर के आने से पहले फर्म की निकाली कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद वो आ गई 2 लाख और नए पार्टनर का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर 4/5। तो ये कैपिटल मेरी 4/5 की इक्विवेलेंट है, तो मैंने उसके बेसिस पर नई फर्म की निकाल दी टोटल कैपिटल और मल्टीप्लाई बाई नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये आ गया 50,000 रुपए। तो ये आ गया 50,000 रुपए। बच्चों एग्जाम में जब आंसर करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी इस तरह के एमसीक्यू का आंसर बहुत जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं एस्टिमेशन लगाऊं, मेरे पास 180 मिनट है 80 नंबर का पेपर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 8 दूनी 16 और 5 मुझे 2.25 मिनट है। आप तो 0.25 से हटाई दो, मेरे पास केवल 2 ही मिनट है। तो 2 मिनट में जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करें वही मेथड अपनाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ऑरेंज दो पार्टनर है। ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ग्रीन हर महीने की पहली तारीख को फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करती है 8% पर एनम। एट द एंड ऑफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्रॉइंग, साल के आखिर में फर्म ने ग्रीन की ड्रॉइंग्स पर 2600 रुपए की ब्याज चार्ज करी है। मुझे गिवन है कि ग्रीन पैसा निकालता है हर महीने के स्टार्टिंग में, इसके साथ साथ ब्याज की रेट 8% है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है, इसका मतलब 6.5 महीने की मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट आगे नीचे आ गया एक 0। 65 से मल्टीप्लाई करें, 65 का डिवाइड करेंगे तो 65 × 2 = 40, 8 × 5 = 40। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 500 और 120। ये आ गई बच्चों 60,000। अब ये 60,000 क्या आया, ये आई है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मंथली ड्रॉइंग्स। याद रखें 60,000 तो सॉल्यूशन में भी दे रखा है 60,000, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड है मंथली ड्राइंग। 60,000 पूरे साल की ड्राइंग आई है, हर महीने पैसा विड्रॉ करता है, तो 60,000 पूरे 12 महीने में, तो एक महीने की ड्राइंग्स वो आ गई बच्चों आपकी 5,000। तो ऑप्शन सही है इसका 5,000। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला कह रहा है गिरधर एक पार्टनर है जो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है 5,000 रुपए हर क्वार्टर के बिगिनिंग। यदि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो इंटरेस्ट कितने महीने की चार्ज करेंगे, 7.5, 7.5 महीने की। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेटेड एज 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बच्चों निकल के आ गई 1500। पार्टनर ने पैसा निकाला 20,000, मुझे निकालनी 7.5 महीने की है। अब इसका यदि मैं ऑप्शन से करूं आंसर तो जल्दी निकल के आ जाएगा। 20,000 का 6%, सबसे पहले 6% ऑप्शन लें, तो 20,000 का 6% 1200। अब 1200 गुणा 7.5/12, तो यहां से आ रहा है बच्चों 750।
इसका मतलब मेरी 6% ब्याज पे अमाउंट आ रहा है 750, तो 12% ब्याज पे अमाउंट आ जाएगा 1500, तो मेरा ऑप्शन सही है डी। अब मेरा दूसरा तरीका, मैं पूरा फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000 मल्टीप्लाई भी रेट मुझे निकालनी है, मल्टीप्लाई भी 7.5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 1500। तो बच्चों यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो भी सेम वही आएगा 12%। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन का आंसर कैसे जल्दी निकाले वही ट्रिक अपनाएं और आगे चलें। अगला कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त क्रेडिटर थे 70,000 रुपए के, फर्म की कैपिटल थी 1,20,000, कैश का बैलेंस था 10,000, एसेट से लाइज हुआ 1.5 लाख। हमें निकालना है गेन और लॉस रियलाइजेशन पे कितना होगा। वापस निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं पहले पूरा रियलाइजेशन बनाऊं फिर निकाल दूं प्रॉफिट या लॉस, या दूसरा तरीका मेरी बैलेंस शीट के जो आइटम गिवन है, कैपिटल 1,20, क्रेडिटर 70, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी 1,90,000, कैश 10, तो मेरी सन्ड्री एसेट्स 1,80,000, और मुझे पता है रियलाइजेशन में कैश के अलावा और कैपिटल के अलावा सारी एसेट्स और लाइबिलिटी चली जाती है एक्सेप्ट 1 और 2। तो मुझे रियलाइजेशन में इस क्रेडिटर का पेमेंट तो पूरा करना पड़ेगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो 70 चला गया। मेरी एसेट जो 1,80 की है उनसे कितना रियलाइजेशन हुआ है 1.5 लाख का, मतलब मेरे एसेट बेचने पर घाटा हुआ है 30,000 का और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे 30,000 रुपए का, ऑप्शन डी। दूसरा तरीका, मैं पहले रफ में बैलेंस शीट बनाऊं, फिर मैं रफ में बनाऊं रियलाइजेशन, पहले मैं एसेट राइट ऑफ करूं, लाइबिलिटी राइट ऑफ करूं, लाइबिलिटी का पेमेंट करूं, एसेट का कैश रियलाइजेशन करूं, फिर निकालूं, या फिर एक तरीका ये जो मैंने बताया। तो अपना आंसर है ऑप्शन डी। तो बच्चों ये तो थे मेरे एमसीक्यू पहले पार्ट के। अब मैं डिस्कशन करूंगा दूसरे पार्ट के एमसीक्यूज का, क्योंकि हम अभी डिस्कस सबसे पहले करेंगे एमसीक्यूज, फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे 3, 4 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। बात करें सेकंड पार्ट में, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक असम्पशंस, प्रीरेक्विजिट्स आर नोन एज। बच्चों असम्पशंस, बिजनेस की जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, इनका दूसरा नाम होता है पोस्टुलेट्स। इसका आंसर पोस्टुलेट्स, अकाउंटिंग असम्पशंस आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। पहला कह रहा है क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। बच्चों क्विक रेशियो करंट रेशियो के इक्विवेलेंट हो सकता है, या फिर क्विक रेशियो करंट रेशियो से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी क्विक रेशियो करंट रेशियो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि करंट रेशियो के अंदर हम इंक्लूड करते हैं करंट एसेट, और करंट एसेट का फॉर्मूला है क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। केवल जो डिफरेंस है दोनों रेशियो के बीच में वो केवल क्विक और करंट एसेट को लेकर है। करंट एसेट का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अब जो क्विक एसेट है वो करंट एसेट से ज्यादा कम हो सकती है जब इनमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन इन दोनों का नेगेटिव होना कभी भी संभव नहीं है, या तो जीरो होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं क्विक एसेट कभी भी करंट एसेट से ज्यादा ही नहीं होंगी। तो यदि क्विक एसेट करंट एसेट से ज्यादा नहीं होगी तो क्विक रेशियो कभी भी करंट रेशियो ज्यादा होगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो है फॉल्स। दूसरा, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट कर रहा है हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करें, जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब हाई इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री है, इस एवरेज इन्वेंट्री के कंपैरिजन में मैंने माल ज्यादा बेच दिया है। मेरे पास हर समय गोडाउन में माल रहता 10,000 रुपए का, मैंने सेल्स कर दी है 2 लाख रुपए की जिसकी कॉस्ट है 160। मैंने सेल्स कर दी है 2 लाख की जिसकी कॉस्ट है 160। इसका मतलब मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 16 टाइम्स। बच्चों ये रेशियो फायदेमंद तब है जब मैं प्रॉफिट पर माल बेचता हूं। मेरी सपोज सेल्स ही 160 है और मेरी कॉस्ट भी 160 है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने का कोई भी मतलब नहीं है। बिजनेस का जो मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव अचीव तब होगा जब मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा।
यदि मैं जितने पे माल खरीदता हूं उतने पे ही बेच देता हूं, या फिर बहुत कम अमाउंट का प्रॉफिट एड ऑन करने के बाद माल बेच रहा हूं, तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कभी भी फायदेमंद नहीं है। वही आगे कह रहा है, एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉलर लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन्स फॉर कैश। अगर हम गुड्स स्मॉल लॉट में बाई कर रहे हैं, जैसे यही मैं बात करूं, मैंने अभी 2 लाख के माल को, जो 2 लाख की सेल्स है उसकी कॉस्ट 160 है। अब सपोज मैं माल बाई कर रहा हूं 5-5 हजार रुपए के लॉट पे, मतलब मेरे गोडाउन में इन्वेंट्री रहती है 5 हजार रुपए, लेकिन अब मैं जो सेल्स कर रहा हूं, पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20% था, अब मात्र मैं 5% के मार्जिन में काम कर रहा हूं। इसका मतलब मैं 1,60,000 रुपए के माल को कितने बेच रहा हूं, 168 में। तो यहां से मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ जाएगा, 32 टाइम्स, लेकिन यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी केवल 8,000 ही है, इस जगह प्रॉफिटेबिलिटी थी 40,000। तो यदि हम ज्यादा मार्जिन जोड़ के काम करेंगे तभी बिजनेस के लिए हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छा माना जाएगा। तो मेरा ये ऑप्शन है करेक्ट। तीसरे की बात करें, सम ऑफ द ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 100%। बिल्कुल, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब इट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मींस इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड सेल्स, और जो सेल्स का फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं इन दोनों रेशियो को जोड़ने के बाद सेल्स की इक्विवेलेंट ही आएगा, तो वही मेरा 100% की इक्विवेलेंट है। इसलिए कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों ऐड ऑन कर लेंगे तो वो सेल्स के इक्विवेलेंट रेशियो के फॉर्म में 100% की इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ही मेरा करेक्ट है। तो मेरा सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन है सी, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। 28 की बात करें, 28 में कह रहा बच्चों निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 लाख डिबेंचर्स, 1 करोड़ की कंपनी जारी कर चुकी है 10% ब्याज के साथ, और टैक्स रेट है बच्चों 40%। जो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट। मुझे गिवन क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करना पड़ेगा टैक्स, फिर ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो क्या मैं डायरेक्ट 12 लाख का 40% मतलब 4,80,000 ऐड ऑन कर दूं? बिल्कुल नहीं। जो मेरा टैक्स है ये टैक्स में कैलकुलेट करता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। मुझे गिवन क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो मेरा टैक्स कितना आ जाएगा, 40 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपए। तो ये जो मेरा 12 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है ये 60 की इक्विवेलेंट है, 60 के बराबर है। मुझे वैल्यू निकालनी है 100 की, मुझे वैल्यू निकालनी है 100 की। तो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आ गया 20 लाख। जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आ गया 20 लाख, लेकिन अभी भी जो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मुझे इंटरेस्ट एड ऑन और करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमेशा इस फेस वैल्यू पे लगाएंगे। तो 1 करोड़ का 10% आ जाएगा 10 लाख, 20 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस 10 लाख मेरा प्रॉफिट बिफोर, 20 लाख मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड करेंगे 10 लाख इंटरेस्ट के, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 30 लाख। निकालना इंटरेस्ट कवरेज है तो इंटरेस्ट है 10 लाख, ये आ गया मेरा 3 टाइम्स, ऑप्शन बी। और बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय अलवर्ट कंपनी लिमिटेड फॉर ₹5 लाख फॉर लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। जो इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए मुझे रिसीव हुए हैं, ये किस मैनर में रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यदि 5 लाख रुपए मुझे रिसीव किए वो भी एसेट की वजह से, तो मुझे इतना तो पता है कि ये इन्वेस्टिंग में तो गारंटी क्या होगा, प्लस। तो इसी के बेसिस पर मेरा देखोगे 3 ऑप्शन में, यहां पर इन्वेस्टमेंट बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इस जगह भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, और यहां पर कह रहा है इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आउटफ्लो। तो इस कैटेगरी के बेसिस पर ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत। केवल चौथे ऑप्शन में कह रहा है इनफ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो मतलब मेरा ऑप्शन करेक्ट है डी। लेकिन अब ऑपरेटिंग में क्या एडजस्टमेंट होगा, ये तो एमसीक्यू हमने तुरंत आंसर निकाल दिया। यही क्वेश्चन अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं 2 या 3 या फिर 4 नंबर पे होता तब सॉल्यूशन क्या रहता। तो बच्चों इन्वेस्टिंग तो ठीक है 5 लाख तो मैं समझ में आ गया, ऑपरेटिंग में क्या होगा बच्चों। यदि 5 लाख रुपए का लॉस हुआ मशीन के जलने की वजह से और इंश्योरेंस कंपनी ने वो लॉस कर दिया कंपनसेट, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। यदि 5 लाख रुपए की मशीन जल गई या मशीन चोरी हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, तो ना नुकसान ना कोई फायदा, तो P&L अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन यदि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन मशीनरी डेबिट साइड लिख दिया, मुझे पता नहीं था इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी भी या नहीं, तो मैंने वो अमाउंट P&L में डेबिट साइड लिख दिया, बाद में पता लगा इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेशन प्रोवाइड करा रही है, तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले प्रॉफिट कम किया अब तो वापस मुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा रिसीव हुआ मैंने वो क्रेडिट में लिख दिया, तो मुझे अब ये वाला इफेक्ट भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने यहां पर जो 4 ऑप्शन जो गिवन है ऑपरेटिंग के कंटेक्स्ट में, वो इस तरह से ट्रीट करने के इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा मिला मुझे, मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया, लेकिन क्या प्रॉफिट बढ़ाना था, मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना ही नहीं था। तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया, तो अब मुझे वो प्रॉफिट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसलिए मेरा ऑप्शन है डी। अगली बात करें, अगला कराए, अ कंपनी ने 20,000 9% डिवेंचर जारी किए 100 वाले, वो भी 10% डिस्काउंट पे। कंपनी ने 20 लाख के डिवेंचर 10% डिस्काउंट मतलब 18 लाख में जारी किए। इसका मतलब मुझे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि 18 लाख का कैश का इनफ्लो है, किस एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग। These डिवेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम। इन 20 लाख के डिवेंचर के हम लौटाएंगे 23 लाख आने वाले समय में, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज ऑन डेट वॉज ₹3,70,000, और जो बैलेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में वो बचा हुआ है 3,70,000 रुपए का। तो अब ये पूछ रहा है अब इफेक्ट क्या आएगा। अगर मैंने 20 लाख के डिवेंचर जारी किए 18 लाख में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 18 लाख का कैश इनफ्लो, इन्वेस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑपरेटिंग की बात करें तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से ही 370 है, मैंने जो डिवेंचर जारी करने पर डिस्काउंट दिया 2 लाख का, और जो मैं डिवेंचर रिडीम करते वक्त 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हटाऊंगा, तो आज मुझे कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस रिकॉर्ड करने के बाद राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। राइट ऑफ तो मैं कर लूंगा 370 का सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाकी 130 का राइट ऑफ कहां से करूंगा, तो 130 का राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसमें मेरा ऑप्शन वो सही है जहां पर मेरा 18 लाख रुपए फाइनेंसिंग में इंक्रीज होता है और 1,30,000 यदि मैंने P&L से एडजस्ट कर लिए तो मुझे वापस एड ऑन करने पड़ेंगे। एड ऑन क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं और ये आइटम जो है वो नॉन कैश है। तो देख लें जहां मेरा ऑप्शन है 1,30 वाला, 1,30 20 ये नहीं है, 5 18 ये भी नहीं है, 5 20 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन है ये वाला, एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर, रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला जो आखिरी एमसीक्यू मेरा पार्ट बी में, ये कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। बच्चों मैं हर बार बोलता हूं कि एमसीक्यू के निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मेरा यह है कि मैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाऊं, दूसरा तरीका मैं बिना ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाए आंसर निकाल दूं। मुझे केवल निकालना है कि जो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा वो कितने में बेचा गया। मेरे पास ओपनिंग ऑफिस इक्विपमेंट था 3 लाख का, क्लोजिंग है 2 लाख का। इस साल मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगाया 40। अगर 3 लाख रुपए के ऑफिस इक्विपमेंट पे 40 का डेप्रिसिएशन लगा दूंगा तो कितना बचना चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट, 2,60,000। इसके बाद मैंने एक नया ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा और कितने का 30। अगर 2,60,000 का मेरे पास बचा, 30 का और खरीदा, तो मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए 2,90,000। 2,90,000। आगे कह रहा है अ पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। मेरे पास 3 लाख का था, 40 का लग गया डेप्रिसिएशन, 30 का और खरीदा, बैलेंस आना चाहिए था 290, जबकि बैलेंस आ कितना रहा है
2 लाख, तो कहीं ना कहीं मैंने 90,000 वाली बुक वैल्यू का ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया, और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कितने प्रॉफिट पे, 12, तो कितने बेचा होगा, 1,02,000। दूसरा तरीका, मैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाऊं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, डेप्रीशिएशन लगाया 40 का, तो बाई डेप्रीशिएशन 40,000, नया इक्विपमेंट परचेज किया टू बैंक कितने का, 30,000 का, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैश डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। अब निकाल दो बैलेंसिंग फिगर, लेकिन बैलेंसिंग रिकॉर्ड करने से पहले प्रॉफिट और रिकॉर्ड कर लें, प्रॉफिट 12,000, तो ये आ गया 330 और 12 342, 342 में से माइनस करेंगे 240, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर परचेज, सॉरी सेल्स बाई बैंक सेल्स 1,02,000। तो इसमें ऑप्शन बी। बच्चों ये थे ओवरऑल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के एमसीक्यू। ऐसे ही जितने भी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।